मिडिल क्लास फॉल करता है पावर में, और एक पुअर प्रॉस्पेरस। हाँ, हेलो एवरीवन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती है और लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाइंड कर देती है। इसके बाद हमने समझा था किस प्रकार नेशनल असेंबली वॉर में एंगेज होती है, जिसके बीच में जो लो प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास है, जो काफी गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने खुद के पॉलिटिकल ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं, और जिसमें सबसे फेमस ग्रुप जैकोबिन क्लब होता है, जो फिर पावर को सीज करता है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट को सत्ता से हटाकर खुद की एक गवर्नमेंट लाता है, जिसको हम लोग कन्वेंशन गवर्नमेंट कहते हैं। और नेशनल गवर्नमेंट जिसने मोनार्की को कन्वर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, कन्वेंशन गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को कन्वर्ट करता है रिपब्लिक में, यानी कि फ्रांस अब रिपब्लिक बन चुका है। रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट को हेड के भी गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे भी जनता चुनती है, उसके लिए भी वोटिंग होता है। और इसमें कहीं भी हेरिडिटरी मोनार्क का कोई वैल्यू सिस्टम कुछ नहीं है, यानी कि मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी अब फ्रांस से। और राजा को भी 1793 में कर दिया गया था एग्जीक्यूट। 21 जुलाई 1793 को राजा को क्या कर दिया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया। हमने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब जिसने कन्वेंशन गवर्नमेंट बनाई, उसके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब इनका टाइम स्टार्ट होता है और इसका टॉपिक रखा गया है रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का माहौल 1793 से लेकर 1794 तक। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि क्यों आतंक का माहौल वहां पे बना। एक्चुअली बात होता है कि रॉबेस्पियर जो थे उन्होंने काफी सख्ती से अपने पॉलिसीज को लागू किया, और जो उन पॉलिसीज को नहीं मानता था उनके साथ पनिशमेंट बहुत कंपलसरी रखा और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा। यानी कि इनकी जो पॉलिसी थी वो रेंटलेसली अपने पॉलिसी को बढ़ाते गए आगे, और जो बातों को नहीं मानता था उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखते थे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हाई क्लास के लोग हो, अमीर हो, कोई अदर पॉलिटिकल ग्रुप हो, क्लर्जीज हो, नोबिलिटी हो, या इनके खुद के ग्रुप का लोग हो, जिनमें भी इनको दिखता था कि ये रिपब्लिक का एनिमी है, जिनको भी ये समझ लेते थे कि ये एनिमी है रिपब्लिक का, यानी कि रिपब्लिक फ्रांस का नेशन का एनिमी है, जो इनकी बातों को नहीं मानता था, उनको तुरंत ही क्या करते थे? पनिश करते थे। पनिश करने का मेथड कैसे होता था? तो सबसे पहले उस इंसान को किया जाता था अरेस्ट। अरेस्ट करने के बाद एक कोर्ट होता था जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी कोर्ट। एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में, रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, जिसका मतलब कोर्ट ही एक्चुअली होता है, क्योंकि ये ऐसा कोर्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बना था, इस वजह से इसको बोलते थे रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि रिवोल्यूशनरी कोर्ट। ठीक है। अरेस्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता था? पहले तो जेल में भेजा जाता था, जेल में भेजने के बाद रेवोल्यूशनरी कोर्ट में उनका ट्रायल होता था। रेवोल्यूशनरी कोर्ट में उसका क्या होगा? उस दोषी का ट्रायल होगा, और अगर वो ट्रायल में गिल्टी फाउंड होता है, गिल्टी यानी कि वो दोषी पाया जाता है कि हाँ वो रिपब्लिक के खिलाफ कुछ काम कर रहा था, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहा था रॉबेस्पियर के खिलाफ, उसको तुरंत कर दिया जाता है पनिश, एग्जीक्यूट, मार दिया जाता है। अब मारने का तरीका क्या था? गुलेटिन। मारने का तरीका क्या था? गुलेटिन बोलते थे इसको एक्चुअली। गुलेटिन एक तरह का डिवाइस होता था जो दो पोल से बना होता था, एक बड़े दो पोल्स ऐसे होते थे, और इन दो पोल्स के बीच में एक ऐसा स्टैंड होता था, दो पोल्स के बीच में एक स्टैंड होता था, और सामने में एक नीचे बकेट रखते थे, और इस टॉप पे एक ब्लेड लगा होता था, एक ब्लेड लगा हुआ होता था इसके टॉप पे, और इसमें इंसान के सर को डालकर क्या करते थे? यानी कि इंसान का सर इसके अंदर डाल दिए और बॉडी पीछे है, और ये ब्लेड जो है एक पॉल से बंधा होता था। जैसे ही इसके रस्सी को खोलते थे, जैसे ही इसको ओपन करते थे,
ये ब्लेड विथ हाई स्पीड फटाक से नीचे गिरता था, और जैसे ही ये ब्लेड नीचे गिरता था ये सर कट के यहाँ डब्बा में आ जाता था, बाल्टी में चला जाता था। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, गुलेटिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, गुलेटिंग। क्योंकि इसका जो इन्वेंशन है, इसको जो डिस्कवर इन्वेंट किया था वो डॉक्टर गुलेटिंग ने किया था, उन्हीं के नाम पे ये गुलेटिंग नाम रखा गया। ठीक है, इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता था कि सर काट दिया जाता था जो रॉबेस्पियर के खिलाफ जाता था, और एक काफी ब्रूटल पनिशमेंट था और पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था। अगर याद दिलाए आपको कि लुई 16 और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट नहीं एंटोनेट, इन दोनों को भी सेम प्रोसेस से क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। इन दोनों को भी गुलेटिन करके मार दिया गया था। यानी कि पूरी तरह से सख्ती से रॉबेस्पियर जो है पूरी सख्ती से अपनी पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं, और नहीं मानने वाले को या उनके अपोज जाने वाले को तुरंत गुलेटिन कर दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिर्फ खराब पॉलिसीज को ही अपनाया था, इनकी पॉलिसीज को समझते कि क्या क्या रूल्स इन्होंने लाए थे, क्या क्या चीजें इन्होंने सोसाइटी में रखी और क्यों जनता इनसे परेशान हो गई। सबसे पहला जो इनका था, सबसे पहले बात तो ये था कि इन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया था। रिपब्लिक सबसे पहले पॉलिसी नहीं बोलेंगे, सबसे पहले खूबी इनकी अच्छे काम इनको गिनेंगे। फ्रांस को इन्होंने क्या कर दिया था, रिपब्लिक घोषित कर दिया था। यहाँ पे कोई मोनार्क की जगह नहीं थी, मोनार्क का कोई हेरिडिटी यानी कोई उसका बाल बच्चा कोई उसका जरूरत ही नहीं था, बिल्कुल उनकी कहानी खत्म। दूसरा बात इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्कर्स के लिए और लेबर्स के लिए, वर्कर्स और लेबर्स के लिए एक हाई रेट पे, पहले समझाते फिर लिखेंगे, वर्कर्स और लेबर के लिए एक हाई रेट पे इन्होंने वेजेस को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया, वेजेस को। वेजेस यानी कि दिहाड़ी, जो पर डे उनको पैसा मिलता था काम करने का, लेबर को वर्कर को, उनको इन्होंने हाई अमाउंट पे लाकर बिल्कुल फिक्स कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, तीसरा काम, ब्रेड और मीट को, ब्रेड एंड मीट आर रैशन, ब्रेड एंड मीट आर रैशन। इसका मतलब होता है कि ब्रेड को और मीट को पूरे फ्रांस की राशन की दुकान में पहुंचा दिया, यानी कि जो ब्रेड और मीट है अब राशन की तरह लोगों को मिलेगा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीजेंट को, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनको फोर्सफुली बोला कि आप अपने ग्रेन्स को लेके सिटी में आइए। उनको फोर्सफुली जो उनका अनाज उगाया हुआ है उसको लेके आप शहर में आइए, सिटी में आइए, और गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है उस प्राइस पे बेचिए। यानी कि पीजेंट्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन्स इन सिटीज, उनके ग्रेन्स को सिटी में मिल जाएगा, और उन ग्रेन्स का जो प्राइस होगा वो फिक्स करेगी गवर्नमेंट। प्राइस कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट, यानी कि रॉबेस्पियर की सरकार फिक्स करेगी, कन्वेंशन गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट उसकी प्राइस को फिक्स करेगी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वालिटी के लिए बहुत काम किया। ये इक्वालिटी का अंतर थे, गरीब अमीर का जो फर्क था फ्रांस के अंदर, उसको खत्म करना चाहते थे। इस वजह से इक्वालिटी को करने के लिए इन्होंने फ्रांस में एक तरह से बोल सकते हैं फुल्ली व्हीट का आटा का बना हुआ, या फुल्ली व्हीट यानी गेहूं का बना हुआ आटा, यानी कि फुल्ली गेहूं से बना हुआ आटा जो है उसका बना हुआ रोटी खाने के लिए सबको बोला। और जो व्हाइट ब्रेड, व्हाइट वो क्या बोलते उसको, व्हाइट फ्लोर था, व्हाइट फ्लोर जो महंगा वाला जो मैदा, व्हाइट फ्लोर, उसको इन्होंने बंद करवा दिया। कोई भी व्हाइट फ्लोर या महंगा आटा नहीं खाएगा, सब पूरी तरह से गेहूं से बना हुआ आटा का रोटी खाएंगे, ताकि एक तरह से खान पान में भी इक्वालिटी रहे। पूरे सिटीजन सेम ब्रेड को ही खा रहे हैं, कोई हाई लेवल का जाकर कुछ बढ़िया एक्सपेंसिव फूड नहीं खा रहा है। बोलचाल की भाषा में इन्होंने इक्वालिटी को प्रपोज किया। जैसे पहले के टाइम में फ्रेंच में अगर वो मेल है तो उसको लोग बोलते थे मॉन्सियोर। मॉन्सियोर फ्रेंच लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है सर। और मदाम बोलते थे, मदाम लेडीज को लोग क्या बोलते थे, मदाम बोलते थे, जिसका मतलब होता है मैडम। इन्होंने इसको भी बंद किया, उन्होंने बोला कि नहीं, सब इक्वल है, सब के सब क्या है, फ्रेंच सिटीजन है। इन्होंने वर्ड यूज किया फ्रेंच सिटीजन, सिटीजन के लिए बोला गया सिटीजन्स। सिटीजन्स जितने भी यहाँ लोग हैं सबको क्या बोला जाएगा, सिटीजन्स बोला जाएगा। कोई सर और कोई मैडम देके रिस्पेक्ट नहीं करना, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सिटीजन्स बोलेंगे।
और अगर बात करें तो उन्होंने चर्च को बंद करवा दिया। जो फ्रांस में चर्च था उनको बंद करवा के उसको ऑफिस में कन्वर्ट करवा दिया। जो चर्च थे उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और उसकी जगह क्या बना दिया गया, ऑफिस बना दिया गया। ऑफिस बना दिया गया। आर्मी हाउस यानी कि बैरिक्स वगैरह भी, आर्मी का हाउस, बैरिक्स बनाना स्टार्ट कर दिया गया। यानी कि कई अच्छे काम भी किए थे फायदे में, रॉबेस्पियर ने जनता के फायदे में कई अच्छे काम भी किए थे। बट दिक्कत यहाँ पे ये हो गया कि वो अपने इस पॉलिसीज को, अपने इस रूल को काफी रूथलेसली लोगों तक पहुंचाते थे, जबरदस्ती इसको मनवाते थे, रेडलेसली, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर कि नहीं ये मानना पड़ेगा। और वो इतना स्ट्रिक्टली ये सब कार्य कर रहे थे जिस वजह से जो उनके खुद के पॉलिटिकल ग्रुप के जो लोग थे वो भी इनसे परेशान हो गए थे। वो भी अब इनको चेंज करना चाहते थे, वो भी इनको हटाना चाहते थे, वो बिल्कुल इनसे डरे हुए थे। क्योंकि करीब जो गुलेटिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे, गुलेटिन करीब एक साल में 1793 से 94 के बीच में करीब 70,000 लोगों को बुलेटिन के थ्रू मार दिया गया। 70,000 लोगों को बुलेटिन से मार दिया गया। इस वजह से जनता के बीच में काफी डर का माहौल बना हुआ था कि अगर इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो काफी डर बनेगा। और ये इतना रेंटलेसली अपनी बातों को मनवा रहे थे जिस वजह से इनके खुद के पार्टी के लोग भी इनसे क्या हो गए, परेशान हो गए और चेंज करना चाहा। और जुलाई 1794 में एक कोर्ट में इन्हें अरेस्ट किया गया और रॉबेस्पियर को ही गुलाटिन कर दिया गया। यानी कि जिसने गुलाटिन को स्टार्ट करवाया, गुलाटिन के थ्रू सबको मारना स्टार्ट किया, उसको क्या कर दिया गया, गुलाटिन कर दिया गया। और इस तरह से जो जैकोबिन गवर्नमेंट था, जो जैकोबिन की गवर्नमेंट थी, कन्वेंशन गवर्नमेंट, उसका क्या हो गया, फॉल हो गया। उसका क्या हो गया, फॉल हो गया। जैकोबिन की जो गवर्नमेंट थी, जैकोबिन क्लब की जो गवर्नमेंट थी, कन्वेंशन गवर्नमेंट, वो गरीबों के द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट थी। यानी कि उसमें रिच मिडिल क्लास नहीं थे, उसमें लोअर दबके के लोग यानी कि पुअर मिडिल क्लास थे। जो नेशनल असेंबली थी वो रिच मिडिल क्लास थे। अब जो पुअर वाला है इसका क्या हो गया, पुअर मिडिल क्लास का भी सरकार गिर गया। अब एक बार फिर मौका मिल गया है किसको, रिच मिडिल क्लास को पावर सीज करने का। और वो सीज करती है। जैकोबिन क्लब के फॉल के बाद जो रिच मिडिल क्लास है वो फिर से एक बार पावर में आती है। और एक बात और जैकोबिन क्लब के बारे में, सॉरी जैकोबिन नहीं, रॉबेस्पियर के बारे में, जब इनकी सरकार आई कन्वेंशन गवर्नमेंट, तब इन्होंने सभी मेल को, जितने भी मेल थे, जितने भी मेन थे वहां पे, जितने मेल्स थे, सबको वोटिंग राइट दिया। एवरीवन हैव वोटिंग राइट। किसी को वंचित नहीं किया गया उससे प्रॉपर्टी होने या ना होने के आधार पे, उसके एज के आधार पे। जो 25 साल एज किया गया था, नेशनल असेंबली ने 25 साल से ऊपर बोला था, उन्होंने 21 कर दिया था। 21 से ऊपर अगर वो एडल्ट मेल है तो वो वोट देगा। उसके पास प्रॉपर्टी है नहीं है, लेबर है, फार्मर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर कोई वोट देगा, एवरीवन। ठीक है। इसके साथ जैसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे ही गुलाटिन किया जाता है रॉबेस्पियर को, जो फियर का माहौल है, जो रेन ऑफ टेरर है, वो खत्म हो जाता है और सरकार खाली हो जाती है। क्योंकि क्या हो गया, जैकोबिन क्लब का जो गवर्नमेंट था, कन्वेंशन गवर्नमेंट, उसका फॉल हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। और एक बार फिर से मौका मिला, रिच मिडिल क्लास को। जो रिच मिडिल क्लास थे, जो रिच मिडिल क्लास लोग थे, उनको एक बार फिर से मौका मिला पावर में आने का। और वो पावर में आते हैं और लाते हैं एक नया सरकार, डायरेक्टरी रूल। एक नया रूल लाते हैं, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल लाते वक्त उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि हमें पूरे का पूरा कोशिश करना है कि जो पावर है वो किसी एक इंसान के हाथ में ना हो। पावर जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, वरना उस पावर का वो मिसयूज ऑब्वियस सी बात करेगा। तो इन्होंने 2 इलेक्टेड काउंसिल्स बनाए, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। उसके ऊपर इन्होंने 5 डायरेक्टरी मेंबर्स रखे, 5 अलग डायरेक्टरी मेंबर्स चेक पर्पस के लिए, इनके कामों को, इलेक्टेड काउंसिल के कामों को चेक करने के लिए 5 डायरेक्टरी मेंबर्स को रखे। ठीक है। तो ये एक नया आया गवर्नमेंट डायरेक्टरी रूल का, जिसके अंदर पावर का डिवीजन भी देखने को मिला, जहां 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल लगाए गए और 5 डायरेक्टरी की मेंबर्स, मतलब 5 मेंबर वाले डायरेक्टरी बनाया गया। ठीक है। और इसमें यह बोला गया कि जो वोटिंग का राइट है, जो वोटिंग राइट्स है, वो मेन को है,
वो भी जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी है। जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है, यानी कि सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता था कि ये जो रिच मिडिल क्लास है इनमें थोड़ा सा अनबन हो गया। अनबन हो गया नहीं, हमेशा अनबन होते रहता था। जो डायरेक्टरी रूल था, जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इनमें हमेशा अनबन होता था एक दूसरे से। जैसे आज के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है और जुडिशियरी है, इनका हमें आपस में हमेशा कंफ्लिक्ट देखने को मिलते रहता है। गवर्नमेंट को कुछ आदेश दे रही होती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके कुछ नया विधेयक लेके आ रहा होता है गवर्नमेंट, तो हमेशा दोनों में कंफ्लिक्ट दिखते रहता है। उसी तरह फाइव जो डायरेक्टरी मेंबर्स थे और जो इलेक्टेड काउंसिल के मेंबर थे, उनके बीच में काफी अनबन होती थी। उनके बीच में भी करप्शन काफी बढ़ने लगा था, ठीक है। और इसकी वजह से फ्रांस में एक बार फिर से क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि इंस्टेबिलिटी तो वो होता है कि डगमगा गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कि राजनीति जो पूरा है पूरी तरह से विस्तृत हो गया। विस्तृत करने का मतलब है कि विस्तृत नहीं, विफल हो गया। अब पूरा माहौल एकदम गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। राजनीति बिल्कुल फेल हो गई। जैसे श्रीलंका में एक टाइम क्या हुआ था, बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था। वो तो देश बच गया, कोई उसको कैप्चर नहीं किया, वरना वैसे सिचुएशन में अधिकतम ऐसा होता है कि जो आजू बाजू के देश होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गया और इन लोगों का अनबन एक रास्ता खोल दिया फॉर द नेपोलियन बोनापार्ट। इन लोगों के अनबन से क्या हो गया, एक रास्ता खुल गया किसके लिए, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। और इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे सत्ता में आता है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप फ्रांस में स्टार्ट होता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि जो डायरेक्टरी रूल था वो भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया। वो भी विलुप्त, डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद पावर में आता है नेपोलियन बोनापार्ट और मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है फ्रांस के अंदर। यानी कि मिला जुला के हम लोग देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म है फ्रांस में सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस देखने को हम लोग को मिल रहा है। जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स है वो फटाफट चेंज हो रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में मोनार्की था, फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद रिपब्लिक आया, उसके बाद फिर से एक बार डायरेक्टरी रूल यानी कि डायरेक्टरी रूल आया और उसके बाद फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ रहा है, ठीक है। यानी कि पूरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल एकदम चेंज हो रहा है, बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन 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 इससे जो मैसेज है, इन चेंजेस की वजह से जो सोसाइटी में जो यूरोप में मैसेज गया वो काफी बढ़िया था। जैसे यूरोप में किस चीज की मैसेज थी, इक्वालिटी का मैसेज गया, इक्वालिटी का मैसेज गया, फ्रीडम का मैसेज गया, फ्रीडम का मैसेज गया, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, यूनिटी, इन सब चीजों की क्या हो मैसेज पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में फैला। यानी कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो चल रहे थे, हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक माहौल काफी खराब था, उसके बावजूद भी ये जो मूवमेंट्स थे इनसे काफी पूरे यूरोप को इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लगभग फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन टॉपिक है अब लगभग समाप्त हो गया। अब इसमें से मेजर दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक है वुमेन के बारे में, क्या है वुमेन का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल था, और एक है स्लेवरी, स्लेवरी का फ्रांस में कैसे माहौल चल रहा था, कब वो एबॉलिश हुआ, कब बंद हुआ, ठीक है। और एक लास्ट बचेगा इसका रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि बहुत नॉर्मल टॉपिक है, कंक्लूजन की तरह है कि वो रेवोल्यूशन जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा और कैसे ये आगे प्रोपेगेट हुआ। और उसी के साथ एक चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी लगभग हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गए। अब यहाँ से तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल टॉपिक को समझेंगे, यानी कि वुमेन के बारे में समझेंगे, फ्रांस में स्लेव के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नए वीडियो में।